हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हेनरी फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इट विल टेक अ सेकंड। ओके, क्लिक ऑन द रेड बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो देखो, हमारे हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल का ओवरव्यू देख लेते हैं थोड़ा सा। हेनरी फ्यूल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे जिन्होंने की 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए थे। क्यों बनाए थे? ताकि वो सर्व एज गाइडलाइंस फॉर मैनेजर्स, की मैनेजर्स के लिए एक गाइडलाइंस बना सके ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली मैनेज कर सके। ठीक है। अब होता क्या है, मैनेजर्स वैसे तो बिना गाइडलाइंस के भी काम कर सकते हैं, लेकिन ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अगर हमें एक बना बनाया रूल्स मिल जाता है, एक सेट ऑफ रूल अगर हमारे पास है, रास्ता हमारे पास है, तो काम तो देखो हर कोई कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, थोड़ी सी इजिली काम हो जाए और इफेक्टिवली काम हो जाए, इसलिए उन्होंने वो 14 प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे। अब वो काम आसान कैसे होगा, वो भी आपको आगे प्रिंसिपल्स पढ़ के पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे फ्योल जी क्या कहते हैं कि दीज प्रिंसिपल्स रूटेड इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, की जो प्रिंसिपल्स है ना, ये प्रैक्टिकली अप्लाई किए हैं। और जब ये रिमेन रिलेवेंट इन कंटेम्प्रेरी बिजनेस सेटिंग, जब ये नॉर्मल बिजनेस सेटिंग में सही रहे हैं, तभी जाकर के हमने पूरी दुनिया को इन्हें बताया है। ठीक है, पहले हमने इन्हें यूज करके देखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक और सबसे पहले प्रिंसिपल के बारे में, जो कि डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन माने बांटना, ऑफ वर्क माने काम को बांटना। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, की जो सारा काम है पहली बात तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, और ईच इंडिविजुअल शुड बी असाइन्ड ओनली वन टास्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। हर एक बंदे को एक ही काम दो उसकी एबिलिटी के अनुसार। ठीक है, इससे होगा क्या, हमें स्पेशलाइजेशन मिलेगी कि जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट है ना, उसे उसी काम को दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किचन में है, यहाँ पर चलो हम बेकरी का एग्जांपल ले लेते हैं कि द डिवीजन ऑफ वर्क इन्वॉल्व्स असाइनिंग टास्क सच एज बेकिंग। जो बेकिंग में अच्छा है वो बेकिंग संभालेगा, जो केक को डेकोरेट करने में अच्छा है वो डेकोरेट करेगा, जो मैनेजमेंट में अच्छा है वो ऑर्डर लेगा। ठीक है, कोई हमारा जॉब देखो, केक बनाने के लिए हमें बहुत सारा सामान चाहिए होता है, तो एक बंदा हमारा इन्वेंटरी मैनेज करेगा। तो इस तरीके से डिफरेंट एम्प्लॉयज है ना, उनको उनकी स्किल्स के हिसाब से काम दिया जाएगा। इससे होगा क्या, हमारा काम एफिशिएंटली होगा और हमारे जो वर्कर्स हैं उनको स्किल्ड बेस पे जो है अच्छा वर्क मिलेगा और हमारा मटेरियल कम से कम वेस्ट होगा। अब आप सोचोगे कि मटेरियल कम वेस्ट कैसे होगा। अब देखो, मैंने केक बेक करने का काम एक ऐसे इंसान को दे दिया जिसे अच्छे से आता नहीं है, वो भी ट्रेनी है, नया है। ठीक है, बाई चांस वो जला दे केक को, ठीक है, या फिर उसको कुछ ना कुछ रॉ छोड़ दे या कुछ बेकार कर दे, हमारा मटेरियल तो वेस्ट हो गया ना। और अगर ऐसा कैसे सेल करेंगे तो हमारी गुडविल चली जाएगी, तो नुकसान हमारा ही है। तो इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क इज बेस्ट वे टू अटेन एफिशिएंसी इन अवर वर्क। सो नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहता क्या है कि अथॉरिटी होता है कि एक आप किसी को काम करने की जिम्मेदारी दे दें। ठीक है, अथॉरिटी इज लाइक आपने उसको पावर दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ड्यूटी दे दी। ठीक है, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। अगर आप किसी इंसान को काम करने के लिए कोई ड्यूटी दे रहे हो, तो साथ में आपको उसको पावर भी देनी पड़ेगी ताकि वो इंसान उस काम को पूरा करने के लिए अगर कोई डिसीजन लेना है तो ले पाए। ठीक है, व्हेन एन इंडिविजुअल इज गिविंग अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ड्यूटी। ठीक है, अगर आप एक इंसान को कोई काम दे रहे हो और ये कह रहे हैं कि अब इस काम को निपटाने की जिम्मेदारी तेरी है, तो हमें उसको इनफ अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, उसको पावर भी देनी पड़ेगी। ओके, इट हेल्प इन अचीविंग टारगेट एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज। इससे होता क्या है, हमारा टारगेट भी अचीव होता है, हमारे एम्प्लॉयज भी मोटिवेट हो जाते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एक रिटेल स्टोर में एक जो मैनेजर है उसने अपने एम्प्लॉयज को शेड्यूल करने की पूरे अधिकार दे दिया, और वो रिस्पॉन्सिबल है कि जब काम का टाइम होगा हमारा स्टोर अच्छे से चले। इसका भी एक एग्जांपल है, तो विशाल मेगा मार्ट, डी मार्ट, ऐसे बहुत सारे मार्ट्स होते हैं, इसमें जो बहुत सारे एम्प्लॉयज अलग अलग पोजीशंस पे खड़े होते हैं और वो कस्टमर्स को हेल्प करते हैं। तो उससे होता क्या है, काम आसानी से हो जाता है और टाइम पे हो जाता है, जल्दी हो जाता है। लेकिन ऐसा कब हुआ, जब हमने मैनेजर को अथॉरिटी दी कि भाई जहां तेरा मन करे ना वहां उस एम्प्लॉय का असाइन कर, तभी तो हमारा काम हो पाया ना। अगर हम उसको पावर ना दे और ये कह दे कि बस हमारा जो डिपार्टमेंट है ना वो एफिशिएंटली वर्क करे, तो ऐसा नहीं होगा, वो काम नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास पावर नहीं होगी। सो नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हम जानते हैं क्या होता है। डिसिप्लिन मतलब सभी लोग जो है बराबर से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, कोई बदतमीजी नहीं, कोई ग्रीवेंसेस नहीं, कोई ग्रजेस नहीं। ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी फॉलोड बाय बोथ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। ये रूल कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी नियम कानून है ना, वो चाहे सुपीरियर हो चाहे सबऑर्डिनेट हो, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, सबके लिए बराबर से लागू होते हैं और सभी को उनका रूल जो है फॉलो करना पड़ेगा। इसका भी एक एग्जांपल हमारे इंडिया में तो बहुत अच्छे से, वो बात अलग है फॉलो होता है या नहीं होता है, कि जो कानून है ना
वो तो एक मंत्री के लिए भी है, उसको भी हम सू कर सकते हैं अगर वो कोई गलती करता है तो, और एक जो आम आदमी है, मिडिल मैन है, लोअर मैन है, उसको भी हम सू कर सकते हैं। लेकिन क्यों यहाँ पर ये फॉलो नहीं हो पाता है? क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे कानून में जो है पार्शियलिटी वाला सिस्टम आ जाता है, पावर वाला सिस्टम आ जाता है। तो मैनेजमेंट में से तो ऐसा होता नहीं है, तो यहाँ पर डिसिप्लिन का रूल है जो बराबर लगता है। इट इज नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो रूल होता है ये ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली काम कराने के लिए जरूरी होता है। और इससे होता क्या है कि मैनेजमेंट के जो रिलेशंस है ना वो सही बने रहते हैं। अब देखो हम लोगों में क्या होता है इंडिया में कि भाई यार वो तो मिनिस्टर है, वो तो एमएलए है, वो तो फॉलो करता नहीं है, तो एक ना कहीं ग्रजेस रहते हैं कि उनका क्या, तो बड़े लोग हैं, उनको कौन सा नियम मानने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है ना, तो एम्प्लॉयज को ये लगता है कि हाँ भाई हमारे मालिक भी है जो हमारी तरह है, क्योंकि उनके लिए और हमारे लिए रूल्स जो है कॉमन है। यहाँ पर हमने एक आईटी कंपनी का एग्जांपल लिया हुआ है कि आईटी कंपनी ने पंक्चुअलिटी का रूल बनाया कि सभी लोग टाइम से आएंगे। तो वहां पर जो रूल्स है ना वो सभी के लिए बराबर है। अगर कोई भी लेट होता है तो उसको वार्निंग या पेनल्टीज सेम तरीके से मिलती है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट्स दैट ईच एम्प्लॉय इन हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन शुड ओनली रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन बॉस एंड मैनेजर। कि एक सबॉर्डिनेट, एक एम्प्लॉय एक बार में एक ही मैनेजर से ऑर्डर लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक एम्प्लॉय को सेल मैनेजर भी जो है ऑर्डर दे रहा है, उसको मार्केटिंग मैनेजर भी ऑर्डर दे रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर ने भी उसको कोई काम बता रखा है। तो वो पहले किसका काम करेगा और कैसे करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, काम हमारा हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक बार में एक एम्प्लॉय एक ही का ऑर्डर लेगा। इससे होगा क्या, कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, वो कंफ्यूज नहीं होगा, रिड्यूस कन्फ्लिक्ट्स, कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। कन्फ्लिक्ट्स कैसे नहीं होंगे, प्रोडक्शन मैनेजर कहेगा कि तूने उसका काम क्यों कर दिया, मेरा क्यों नहीं करा, वहां कन्फ्लिक्ट हो गया। अगर उसने प्रोडक्शन मैनेजर का काम कर दिया तो सेल मैनेजर कहेगा मेरा काम क्यों नहीं करा, फिर वहां कन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, और ये बात तो मैंने आपको बताई दी थी कि सेकंड लास्ट पॉइंट की कंफ्यूजन जो है वो नहीं होगी। इन अ हॉस्पिटल अ नर्स रिपोर्ट्स टू अ स्पेसिफिक डॉक्टर, जैसे कि हॉस्पिटल्स में होता है एक पर्टिकुलर नर्स एक स्पेसिफिक डॉक्टर को ही रिपोर्ट करती है और एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को ही जो है रिपोर्ट करती है। जैसे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हमारे कार्डियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स, ठीक है, और एंडोक्रोनोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स, न्यूरो डिपार्टमेंट सब अलग अलग होते हैं। तो सबके जो नर्स हैं, सबके जो एम्प्लॉयज है वो अलग होते हैं, सबको क्लियरिटी रहती है कि वो एक्चुअली उनको क्या काम करना है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है स्टेट दैट ऑल मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क टुगेदर टुवर्ड द सेम गोल यूजिंग अ सिंगल प्लान एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ अ सिंगल लीडर। कि एक बार में जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक मेंबर है वो एक ही गोल के लिए काम करेगा और एक ही प्लान के लिए काम करेगा, एक ही लीडर के साथ। तो कंफ्यूज मत हो, ये एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि हम जब टीम बना लेते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, टीम होती है, तो वो जो टीम है ना उस टीम का सबसे पहले तो एक ही गोल होना चाहिए, मल्टीपल गोल्स पे काम नहीं करेगी। दूसरी बात, उस टीम का लीडर एक होना चाहिए। ठीक है, और जब हम एक लीडर के साथ एक ही प्लान के लिए काम करेंगे तो हमारा जो प्लान है वो अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी डायरेक्टेड बाय वन बॉस। ये कहना क्या चाहता है कि एक ऑब्जेक्टिव के लिए एक लीडर होना चाहिए या मैनेजर होना चाहिए, और उस पे हम एक प्लान पे काम अच्छे से करेंगे तो हमारा प्लान पूरा हो जाएगा। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का हमने एग्जांपल लिया है कि अ मार्केटिंग टीम लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट कैंपेन अलाइंस ऑल एक्टिविटीज। एक मार्केटिंग टीम है जो कि नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो उन्होंने एक्टिविटीज को अलाइन किया है कैसे, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया एंड पीआर अंडर वन स्ट्रेटेजी लेड बाय अ मार्केटिंग मैनेजर। तो ये कहना क्या चाहता है, इसने एक टीम बना दी, उसका उद्देश्य क्या है, एक ही काम है कि जो हमारा नया प्रोडक्ट है उसको तुम्हें प्रमोट करना है। ठीक है, तो अब जो पूरा ग्रुप है ना वो एक ही चीज के लिए और एक ही मार्केटिंग मैनेजर, एक ही हेड हो गया ना, उसके लिए और उसके साथ काम करेंगे, तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एनी इंडिविजुअल इंटरेस्ट दैट कंफ्लिक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट मस्ट बी सबऑर्डिनेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी एम्प्लॉय है हमारा, उसका जो पर्सनल फायदा है, उसका जो पर्सनल काम है, अगर वो कंपनी के काम में बाधा डालता है, ठीक है, तो उसे अपने काम को छोड़ के कंपनी के काम की तरफ सोचना चाहिए, कंपनी के फायदे के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपने फायदे के बारे में। ठीक है, फॉरफिटिंग पर्सनल गेन्स फॉर द बेनिफिट ऑफ एंटायर कंपनी। उसे अपने फायदे को भूलना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा कंपनी के फायदे के लिए। ओके,
तो यही होता है हमारा ये प्रिंसिपल। इसका एक एग्जांपल है कि ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट डेडलाइन, एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ रही थी, तो एम्प्लॉय को अगर ओवर टाइम करना पड़ रहा है ना कंपनी को उस काम को करने के लिए, तो वो अपना ये नहीं देखा कि भाई मैं फालतू काम कर रहा हूँ, वो कंपनी के लिए ओवर टाइम करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को मद्देनजर रखा है, ना कि अपने पर्सनल प्लान्स को। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रेमनरेशन। रेमनरेशन इज लाइक वेजेस एंड सैलरीज। तो यहाँ पर हमारे फ्रेयोल ने कहा था कि सैलरी शुड बी फेयर एंड सेटिस्फैक्टरी टू बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉयज। की ऑर्गेनाइजेशन को इतनी सैलरी देना चाहिए कि उसके लिए ज्यादा ना हो और एम्प्लॉय के खर्चे के लिए कम ना हो। दिस प्रिंसिपल कैन लेड टू हार्मोनियस रिलेशनशिप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे होता क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई झगड़े नहीं होते। बहुत बार आपने देखा होगा कि एम्प्लॉयज लॉकआउट कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको सैलरी हाइक चाहिए होते हैं, और आजकल हमारे बैंक वाले तो आए दिन जो है हड़ताल पे जाते रहते हैं सैलरी हाइक के लिए या हॉलीडेज के लिए, तो ये सब नहीं होना चाहिए। फिर फेयर एंड एटिकेट कंपनसेशन मोटिवेट्स एम्प्लॉय टू परफॉर्म बेटर। अगर हमारा जो रेम्युनरेशन है, कंपनसेशन है, वो सही होगा तो एम्प्लॉयज अच्छे से काम भी कर पाएंगे, उनको मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ भाई हमें इतना पैसा मिल रहा है तो हम ये काम अच्छे से करें। एग्जाम्पल है कि एक टेक कंपनी है ना, वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे टैलेंटेड लोगों को रिटेन करने के लिए हाई सैलरीज देती है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन टेक कंपनीज में आजकल ज्यादा चल रहा है। फिर आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। हायर पोजीशंस में जो मैनेजमेंट की होती है ना, उनको जब सारे डिसीजन लेने के अधिकार होते हैं तो वो सेंट्रलाइजेशन होता है। मेनली सभी कंपनियां यही फॉर्मूला अपनाते हैं, लेकिन कुछ कंपनियां डिसेंट्रलाइजेशन भी अपनाती है। जैसे कि उन्होंने क्या होता है कि मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दे दी कि आप अपने हिसाब से निर्णय ले लो और डिस्कशन करके एक एक्शन लो। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। तो फेयुल कहता है कि डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड करती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना बड़ा है। अगर हम छोटी ऑर्गेनाइजेशन में है तो हम सेंट्रलाइजेशन यूज करते हैं, लेकिन अगर हमारी मल्टीनेशनल जो कंपनीज होते हैं ना, वो मेनली डिसेंट्रलाइजेशन का इस्तेमाल करती है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एक स्टार्टअप था, उन्होंने डिसीजन लिया कि हम सेंट्रलाइज्ड सिस्टम रखेंगे। तो उन्होंने फाउंडर ही था, उनका सारे के सारे डिसीजन लेता था। लेकिन जो कि मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो डिसेंट्रलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही इंसान हर एक देश में इतनी सारी कंपनियां खोल रखे, कैसे हैंडल करेगा बताओ। तो इसलिए यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन चलता है। फिर हमारा आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन जो है बहुत इंटरेस्टिंग सा सिस्टम है। इसमें एक हमारा पॉइंट आता है गैंग प्लैंक। तो सबको समझना अच्छे से। तो देखो, मैनेजमेंट थ्योरी में दैट एस्टेब्लिशेस क्लियर चेन ऑफ कम्युनिकेशन। मैनेजमेंट थ्योरी ने एक कम्युनिकेशन चेन बनाई हुई है। अब कभी आपने देखा है कि कोई लेबर जो है कंपनी में, जो लेबर का काम कर रहा है, वेजेस वाला जो एम्प्लॉय है, वो सीईओ को कुछ बोल रहा है? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि हमारी स्केलर चेन अलाउ ही नहीं करती ऐसा। तो फेयोल ने, जो फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, उन्होंने 20th सेंचुरी में एक चेन बनाई थी। उन्होंने कहा था कि कम्युनिकेशन जो है टॉप टू बॉटम जाएगी। सीईओ अपने जो मैनेजर्स को कुछ बोलेगा, मैनेजर्स अपने सबॉर्डिनेट को बोलेंगे, सबॉर्डिनेट अपने से नीचे वेजेस वाले एम्प्लॉय को ऑर्डर देगा। तो इस तरीके से हमारी स्केलर चेन चलेगी। जैसे आप चार्ट में दे सकते हैं, ए बी और एफ को बताएगा, बी एफ सी जी को बताएंगे, सी जी डी एच को बताएंगे और डी एच ई आई को बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आता है एक गैंग प्लैंक कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, ई जो है डी को कुछ बात नहीं बता पा रहा है ड्यू टू एनी रीजन, तो वो क्या कर सकता है, अपनी ही चेन के दूसरे बंदे को ये बात डायरेक्टली जाकर के बता सकता है बिना टॉप तक पहुंचाए। ठीक है, और वो चाहे तो अपनी ही चेन के टॉपेस्ट लेवल तक भी इंफॉर्मेशन दे सकता है इफ देयर इज एनी इमरजेंसी। तो ये था हमारा गैंग प्लैंक। फिर हमारा आता है ऑर्डर, कि हर एक चीज के लिए सही जगह होनी चाहिए और वो चीज अपनी सही जगह पर प्रेजेंट भी होनी चाहिए। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट देयर शुड बी एन ऑर्डरली प्लेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन द राइट प्लेस एट राइट टाइम। कि सही जगह पर और सही समय पे सामान अपने स्थान पर मौजूद होना चाहिए। हर एक जगह के लिए सही जगह होनी चाहिए चीज के लिए। अगर मिसप्लेसमेंट होगी ना रिसोर्सेज की, तो हम क्या करेंगे, मिस यूज करेंगे अपने रिसोर्सेज का। होता क्या है कि हमने एक सुपीरियर को लगाया था, लाइनमैन को लगाया था सुपरवाइज करने के लिए। अब लाइनमैन ही वहां पे मौजूद नहीं है जब काम हो रहा है, तो बताओ फिर क्या फायदा। तो इसलिए वो कह रहा है कि एम्प्लॉय भी उसकी जगह पे होना चाहिए और एम्प्लॉय को जो सामान चाहिए वो भी उसकी जगह पे होना चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एम्प्लॉय शुड बी गिवन अ डेजिग्नेटेड प्लेस। एम्प्लॉयज की एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए, उनके पास जो भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स होने चाहिए होता है काम करने के लिए, वो उनके पास मौजूद होने चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब इक्वालिटी, कि इक्वालिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइंडनेस एंड जस्टिस, दयालुता और न्याय। ये प्रिंसिपल कहता है कि मैनेजर्स को
काइंडलीनेस दिखानी चाहिए अपने एम्प्लॉयज की तरफ, हर किसी को एक तरीके से देखना चाहिए। कुल मिलाकर बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि आप पार्शियलिटी मत कीजिए, भेदभाव मत कीजिए, ना अमीर गरीब में, ठीक है, और ना बड़े छोटे में, आप भेदभाव मत कीजिए, सभी एम्प्लॉयज को एक तरीके से देखिए। इससे होता क्या है, दिस क्रिएट्स लॉयल्टी एंड डिवोशन अमंग एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज अच्छे से काम करते हैं, पूरी लॉयल्टी से काम करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एम्प्लॉयज को अगर हम उनके जेंडर से, रिलीजन से, रेस एंड सेक्सुअलिटी से ना देख करके सबको सेफ रखें, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे, सबकी सैलरीज ऑलमोस्ट उनके काम के अनुसार सेम रखें, तो क्या होगा, इंडस्ट्री में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल स्टेबिलिटी ऑफ टेनर ऑफ पर्सनल। अब टेनर ऑफ पर्सनल क्या होता है कि हमारे एम्प्लॉयज जो होते हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत जल्दी जल्दी काम छोड़ के जा रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा हॉलीडेज ले रहे हैं, इससे हमारा काम ही खराब होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क टू मिनिमाइज स्टाफ टर्नओवर एंड मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशन को क्या काम करना है, टर्नओवर को कम करना है, एफिशिएंसी को बढ़ाना है। इससे क्या होगा कि न्यू एम्प्लॉय कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू गेट यूज टू द कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन राइट अवे। एम्प्लॉय क्या होता है कि नया कोई एम्प्लॉय है ना, वो जल्दी से आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अकॉर्डिंग काम करना नहीं चालू करेगा, धीरे धीरे उसको थोड़ा टाइम लगेगा एफिशिएंट होने में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको हटा दोगे या उसको परेशान करोगे, ऐसा होगा तो आपका ही नुकसान होना है। और जो पुराने एम्प्लॉयज है उनको भी टाइम टू टाइम आपको रिवॉर्ड करना होगा, ऐसे ही आपका कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो सही ढंग से काम कर पाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या कहता है, प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ऑल एम्प्लॉय शुड बी इंकरेज टू शो इनिशिएटिव। हर एक एम्प्लॉय को मौका मिलना चाहिए कुछ ना कुछ भागीदारी का, हिस्सेदारी का, ठीक है। एम्प्लॉयज को भी उनकी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, इससे उन्हें मोटिवेटेड फील होता है। इससे एम्प्लॉयज को लगता है कि हम भी इस कंपनी का जो है हिस्सा है, और वो अपने काम में इम्प्रूवमेंट तो लाते ही, साथ ही साथ कभी कभार हमें एक नया अच्छा फ्रेश आइडिया मिल जाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है और लास्ट प्रिंसिपल एस्पिरिट डे कॉर्प्स। एस्पिरिट डे कॉर्प्स क्या कहता है कि